चलिए स्टूडेंट, अब बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारा प्रश्न है। आराम से पढ़ेंगे, आराम से इसका उत्तर आप भी साथ देते रहिए, चेक करते रहिए आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न आपका है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। जो पूना पैक्ट हुआ स्टूडेंट, वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था स्टूडेंट बताइए। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, कि गांधी जी और नेहरू के बीच, कि गांधी जी और सरदार पटेल जी के बीच, कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछ रहा है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था स्टूडेंट बताइए। सबका आंसर सही आना चाहिए, एक लोग का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। चलिए कमेंट कीजिए और मैं अभी इसका आंसर बता रहा हूं, आप लोग मिला लीजिए कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो पूना पैक्ट हुआ था वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था। तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी आंसर ए ही दिया होगा। ठीक है, गांधी जी और डॉक्टर वी आर अंबेडकर के बीच ही पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच। चलिए क्वेश्चन और पहला प्यारा प्रश्न आपको तैयार हो गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी प्रकार आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई। तो गुजरात में, कि उत्तर प्रदेश में, कि पंजाब में, कि उड़ीसा में। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, इसके बाद तो कमेंट आप लोग कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो होगा कि जमीन व उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की जो खेती हेतु जो कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई, तब पंजाब में। स्टूडेंट कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी आंसर सी ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर होता हुआ बहुत अच्छे तरीके से हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल, कि पशुचारण। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। ठीक है, और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं, आप लोगों को मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। गलत होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है वो हिमनद है। क्या, हिमनद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कंप्लीट होता हुआ है और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। 10%, 20%, 30%, की 40%। बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, आप लोग मिला लीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत जो स्तनधारियों के लुप्त होने के खतरा है स्टूडेंट। तो कितना, तो 20%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर चौथा भी हमने आसानी से क्लियर कर लिया और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर। स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। दामोदर, कि नर्मदा, कि कोसी, कि चिनाब। बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए उसका आंसर और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई स्टूडेंट। तो किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन यही दिया होगा और क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। कोनको, रोका, दीपा, की मसोले। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ, मैच करा लीजिएगा।
कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रोका कहा जाता है। क्या? रोका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट का, अभ्रक का, लौह अयस्क का कि तांबा का? बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। मैं सही आंसर बताने वाला हूं, इसके बाद आप लोग मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर जो होगा। आई होप आपने भी ऑप्शन बी ही दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या है? देखिए बताइए कि बड़ी जो लाइन होती है उनकी चौड़ाई क्या होती है? 1676 मिमी, 1000 मिमी, 762 मिमी कि 610 मिमी? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है? चलिए फटाफट कमेंट्स पार्ट में इसका आंसर दीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है स्टूडेंट वो 1676 मिमी होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन कि राजतंत्र की इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट, चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूं और मैच करा लीजिएगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बताता हूं कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? बताइए आप इसमें से कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, दिल्ली? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर कीजिए और इसका मैं सही आंसर बताने वाला हूँ, फिर इसका मैच करा लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। गलत होता है तो तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो कौन? जो दिल्ली है स्टूडेंट वो संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, दिल्ली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही दिया होगा और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट यह है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमीर और गरीब के, आधुनिक तथा रूढ़िवादी के, श्वेत और अश्वेत कि इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिए। तो अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे स्टूडेंट? तो श्वेत और अश्वेत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन सी दिया होगा और क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट यह है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात क्या है? भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का जो अनुपात है क्या है? बहुत ही कम कि बहुत अधिक कि एक समान कि इनमें से कोई नहीं? बताइए स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और मैं इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है स्टूडेंट? तो बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्लियर कर रखा है इस क्वेश्चन को, याद भी हो गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा तब बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 इसको देख लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है स्टूडेंट? सतलुज बांध, हीराकुंड बांध,
नागार्जुन बांध कि सरदार सरोवर बांध। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए इसका, ठीक है। और मैं इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूं, आप मैच करा लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। गलत रहेगा तो याद कर लीजिएगा तुरंत। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो सरदार सरोवर बांध से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा स्टूडेंट। चलिए तभी क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट यह है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक एक समान हैं कि अलग अलग हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक कैसे हैं, ठीक है। तो फटाफट आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर मैं बताने वाला हूं, मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। तो लोकतांत्रिक सरकार में जो सभी नागरिक हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट, एक समान है। सभी कैसे हैं, एक समान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने क्लियर कर लिया इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर 15 और लास्ट क्वेश्चन है वो विकल्प का, इसके बाद अति लघु उत्तरीय चलेंगे 6। तो देखिए कह रहा है कि राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है कि विकल्पों का क्षेत्र है कि प्रयासों का क्षेत्र है कि ये सभी। बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इसका आंसर सभी का सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर मैं बताने वाला हूँ, फिर मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि राजनीति जो है, राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है। क्या, संभावनाओं का क्षेत्र है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे 15 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया और इसे आप याद कर लीजिएगा। याद ही हो गया होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या, अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी 6, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, समझना है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए स्टूडेंट देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया और पहला प्रश्न यह है स्टूडेंट यहाँ पे कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो या तो आपको इस तरह पूछ लेगा सिंपल कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं, या तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सूचना, प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उद्योग, तो एक आपका सूचना, प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। याद हो गया ना, पहला क्या, सूचना, हमारे साथ बोलिए, सूचना, प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। अब जाकर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि केरल के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। केरल के अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो चलिए लिखेंगे हम लोग उत्तर कि स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर क्या है, कम है। स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। अब तो याद ही हो गया ना, इतना स्लो पढ़ रहा हूँ, अच्छे से 2 बार पढ़ लिया तो क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या चीज होती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस वितरण प्रणाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस वितरण प्रणाली से है जिसमें उपयोग की कुछ वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। 2 बार मैंने आराम से पढ़ लिया, आपको तो दिमाग में बैठ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है। भारत में लिंग अनुपात गिरने का क्या कारण है, आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का मुख्य कारण है।
भारत में लिंग अनुपात गिरने का मुख्य कारण लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच तथा लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच है, जिसके कारण देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर मात्र 943 रह गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण यह है कि लड़कों के प्रति सकारात्मक सोच तथा लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच ही आपका भारत में लिंग अनुपात गिरने का कारण है स्टूडेंट। ठीक है, और ये भी आप लास्ट लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या गिरकर मात्र कितनी रह गई, 943 रह गई। कितनी, 943। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर। और प्रश्न नंबर 5वां ये कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखिए आप लोग कि भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं निम्नलिखित है? तो पहला, लोकप्रिय संप्रभुता। अब लोकप्रिय संप्रभुता क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है। भारतीय लोकतंत्र संप्रभुता पर आधारित है, इसमें लोग अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो पहला इसकी विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता स्टूडेंट यह है कि राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता में क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में सभी नागरिक अलग अलग जाति, पंथ, धर्म निरपेक्ष के पश्चात भी कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला लोकप्रिय संप्रभुता और दूसरा राजनीतिक समानता। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। वो भी अति लघुत्री का, भी तो लघुत्री बाकी उसको देखना भी। ये अति लघुत्री है। अति लघुत्री का लास्ट क्वेश्चन है कि सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। अब सीमांत सड़कों का महत्व पूछ रहा है, ये जान लेते हैं। तो सीमांत सड़कों का महत्व निम्न रूप में, कौन कौन से रूप में? तो पहला है कि इन क्षेत्रों ने दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ाई है। इन क्षेत्रों ने दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ाई है। और दूसरा महत्व है कि यह उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वीय क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। और तीसरा है कि इन क्षेत्रों ने आर्थिक विकास में अत्यधिक सहायता पहुंचाई है। तो यहाँ 3 मैंने सीमांत सड़कों का महत्व बता दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 6 अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों को बता दिया। आई होप आपने इसे बहुत इंजॉयमेंट से और अच्छे तरीके से रिविजन किया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 4 नंबर के पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब, जो कि कितने अंक के? 4 अंक के पूछे जाते हैं। कितने अंक? 4 अंक के पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न स्टूडेंट यह है कि संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों चरणों का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों चरणों का उल्लेख कीजिए। तो आइए जान लेते हैं। उत्तर में आपको पहला हेडिंग डालना है कि संसाधन नियोजन, क्योंकि पहले हमसे तो यही तो पूछा ये संसाधन नियोजन क्या है, यही ना पूछा है। पहला प्रश्न यही पूछा है संसाधन नियोजन क्या है, तो पहले हम उसी को जानते हैं कि संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग संसाधन नियोजन क्या है। मतलब संसाधन नियोजन का अर्थ हेडिंग डाल के लिखना है इसमें कि संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं, उसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसी के नीचे दूसरी हेडिंग आपको डालना है स्टूडेंट कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। उसमें संसाधन नियोजन की प्रक्रिया भी पूछा था स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दूं आपको समझ में आ जाएगा कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों चरणों का उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग यही चीज है, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। और इसमें लिखना आपको कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। कौन कौन से चरण? तो पहला चरण लिखिए। पहला चरण क्या बोल रहा है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी
तालिका तैयार करना, इनके लिए क्षेत्रीय संरक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा मापन करना है। ये तो इसका पहला चरण हुआ, ठीक है। और दूसरा चरण स्टूडेंट क्या है उसको जान लीजिए। दूसरा चरण है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त औद्योगिकीय कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ये इसकी दूसरी चरण हो गया, ठीक है। तीसरा चरण किसमें है, तो इस स्लिप में तीसरा चरण देख लेते हैं। तीसरा चरण यह है स्टूडेंट कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो यहाँ पे 3 चरण महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण 3 चरण मैंने बता दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। वो 4 नंबर को पूछा जाता है तो बड़ा तो होगा ही ना, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जो क्वेश्चन आपको 4 नंबर को पूछा जाएगा लघु उत्तरीय का, वो है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर में लिखना हमको क्या, पहला हेडिंग कि सामाजिक भेदभाव का आशय, सामाजिक भेदभाव का आशय, इसमें लिख के बताना है आपको कि सामाजिक भेदभाव से आशय समाज में जन्मजात या जैविक एवं सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं से है। सामाजिक भेदभाव से आशय समाज में जन्मजात एवं जैविक एवं सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं से है। यह मुख्यतः नस्ल, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि पर आधारित होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये सामाजिक भेदभाव का आशय हुआ। इसके बाद उसके नीचे हेडिंग डालना है आपको क्या कि सामाजिक भेदभाव के 2 कारण। अब सामाजिक भेदभाव के 2 कारण कौन कौन से हैं, तो पहला है जन्म पर आधारित। अब इसको कारण को देख लेते हैं, जन्म पर आधारित ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझिए। हेडिंग डालिए जन्म पर आधारित, लिखिए इसमें कि सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। तो ये तो पहला आपका हेडिंग हुआ जन्म पर आधारित। सामाजिक भेदभाव के 2 कारण थे, पहला जन्म पर आधारित। अब दूसरा क्या है कारण, उसको जान लेते हैं। दूसरा कारण आपको इस स्लिप में मिलेगा। दूसरा कारण है कि पसंद या चुनाव पर आधारित, पसंद या चुनाव पर आधारित। तो चलिए जान लेते हैं इसमें कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर नहीं होते। सही बात है कि जो सभी सामाजिक विभाजन होते हैं वो जन्म के आधार पर नहीं होते हैं। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। समझ रहे हैं ना, कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपने पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सबके आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये दूसरी हेडिंग थी स्टूडेंट, ठीक है। सामाजिक भेदभाव का 2 कारण था, तो ये पहला जन्म पर आधारित और दूसरा क्या कारण है, पसंद या चुनाव पर आधारित, जो कि आपने अच्छे तरीके से इसे पढ़ के समझ लीजिए। फिर उसी के नीचे हेडिंग डालना है कि सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के 2 उपाय। सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के 2 उपाय तो कौन कौन से हैं, चलिए। पहला है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, और दूसरा उपाय है कि विभिन्न जातियों और सामाजिक समूहों द्वारा आपस में सामूहिक भोजन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन था। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे नोट करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इस स्लिप में आपको मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 यह बोल रहा है कि भारत में
जनसंचार के क्षेत्र में हुए किन्हीं 3 प्रमुख विकासों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनसंचार के क्षेत्र में हुए किन्हीं 3 प्रमुख विकासों की व्याख्या कीजिए। आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो स्टूडेंट उत्तर होगा कि भारत में जनसंचार के क्षेत्र में निम्नलिखित तरह के विकास हुए हैं। भारत में जनसंचार के क्षेत्र में निम्नलिखित तरह के विकास हुए हैं। तो पहला कौन सा है? भारत में 2 दशक से इंटरनेट की सुविधा हो गई है। भारत में 2 दशक से इंटरनेट की सुविधा हो गई है, जिससे काफी लोग सूचना प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात, पहला पॉइंट। दूसरा विकास का क्या हुआ है कि पिछले 2 दशकों से दूर संचार के साधनों में काफी विकास हुआ है। भारत में जब से मोबाइल का शुभारंभ हुआ है, सूचना क्षेत्र में क्रांति आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी विकास हुआ है। दूसरा विकास ये हुआ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, दूसरा विकास। तीसरा विकास क्या हुआ है स्टूडेंट, उसको जान लेते हैं। तो तीसरा विकास ये हुआ है कि बड़े शहरों में व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा विकास हुआ है, यह दूसरा विकास और यह पहला विकास हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट कि भारत में जनसंचार के क्षेत्र में हुए किन्हीं 3 प्रमुख विकासों की व्याख्या कीजिए। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से विकास के बारे में बात किया। पहला विकास यह था कि भारत में 2 दशक से इंटरनेट की सुविधा हो गई है, जिससे काफी लोग सूचना प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात। दूसरा यह था कि पिछले 2 दशकों से दूर संचार के साधनों में काफी विकास हुआ है। भारत में जब से मोबाइल का शुभारंभ हुआ है, सूचना क्षेत्र में क्रांति ही आ गई है। बिल्कुल। और तीसरा स्टूडेंट यह विकास था कि बड़े शहरों में व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता है, तो हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैंने 15 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया आप लोगों को। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैं अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। अब पहला प्रश्न बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पढ़ता हूँ। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए बताइए स्टूडेंट कि जो वंदे मातरम गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि अवनींद्र टैगोर द्वारा, कि महात्मा गांधी द्वारा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सब लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं और आई होप आपने क्वेश्चन का आंसर सही देंगे भी, और मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के द्वारा जो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्लियर हो गया होगा। आपने भी आंसर यही दिया होगा, मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर पहला तब आपने हम लोग कंफर्म कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे, उसका भी आंसर आप लोगों को देना है साथ ही साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल के जीवाश्म ईंधन की वन? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग मैच करा लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है तो वो जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो जीवाश्म ईंधन होता है स्टूडेंट, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही। आई होप आपने भी आंसर सी दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं। इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। अच्छा, आपने काली मिट्टी तो सुना ही होगा, पीली मिट्टी सुना ही होगा, लेटराइट मिट्टी सुना ही होगा। सीमेंट मिट्टी कौन होता है? यही तो नहीं है, मिट्टी का प्रकार ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखते ही क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका सही आंसर दे दिए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर।
देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। निम्न में से इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है इन चारों ऑप्शन में से, चना, धान, कपास की ख तथा ग दोनों। तो स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि जो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। तो स्टूडेंट धान भी आता है और कपास भी आता है, तो दोनों आते हैं, मतलब ख ग, ठीक है। इसका मतलब कि बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही, ख और ग, मतलब यहाँ पे ख ग, तो मतलब यहाँ पे ए तथा क्या हो जाएगा बी, ठीक, अरे सॉरी बी तथा सी ना, बी तथा सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट यह है, झरिया प्रसिद्ध है, बताइए झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। कि झरिया प्रसिद्ध किसके लिए झरिया प्रसिद्ध है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को देते चलना है और ये करते चलना है कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, मिलाते चलना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो झरिया प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपने भी ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही दिया होगा आंसर, ठीक है। कोयले के लिए प्रसिद्ध झरिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर पांचवे में। क्वेश्चन नंबर छठवें की ओर बढ़ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर छठवां स्टूडेंट यह है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन कि वायु परिवहन। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। भारत का प्रमुख साधन इन चारों में से कौन है, तो सबसे ज्यादा भारत में जो प्रमुख साधन है वो सड़क परिवहन, ठीक है। सड़क परिवहन के द्वारा ही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन की सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा सड़कें परिवहन है, सड़क से ही तो यात्रा होती है, इधर से निर्यात आयात होता है सड़क द्वारा, भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन की अपेक्षा तो सबसे ज्यादा सड़क पे ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां स्टूडेंट ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वस्तु का निर्यातक जो है भारत नहीं करता है, काफी का, उर्वरक का, तंबाकू का, चाय का। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबको मालूम है कि देखिए काफी का तो करता है, ये तंबाकू का भी करता है, चाय का भी, ये उर्वरक जो है उसका नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो उर्वरक, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। आई होप आपने भी इसका ऑप्शन बी सही आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, बताइए वर्तमान में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो वर्तमान में कुल संघीय राज्य 27, 28, 29, 30। तो आप सबको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर कि जो वर्तमान में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो टोटल 28 हैं। कितने हैं, 28 हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह पूछे जाते हैं वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको बताना है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9, 7, 10 की 8। सबको मालूम है कि इस समय वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप आपने भी ऑप्शन 8 ही दिया होगा। चलिए तो यहाँ पे बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण 9 हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुविकल्पीय था। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय देखने वाले हैं, उसको आप लोग नोट कीजिए, समझिए। चलिए स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये कह रहा है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। तो चलिए स्टूडेंट जान लेते हैं कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। तो कह रहा है कि अगर कोई भारत है या मान लीजिए कि कोई चाइना है, मान लीजिए चाइना है चाहे भारत, तो यहाँ से अगर चाइना से कोई चीज यहाँ पे निर्यात आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आयात किया जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है। तो कह रहा है वही चीज किसी दूसरे देश से आने वाली चीजें वसूल किया जाने वाला शुल्क, वही क्या आयात शुल्क कहलाता है, ठीक है। आयात शुल्क या आयात शुल्क कहाँ पे, या तो बंदरगाह
पे लिया जाता है या तो हवाई अड्डे पे, ये इन सीमाओं पर यह शुल्क लिया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्द है, क्योंकि किसी दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वहाँ से जो आने में शुल्क लगेगा उसका आय शुल्क कहलाता है। ये आय शुल्क कहाँ लगते हैं? हवाई अड्डे पर लग सकते हैं, या तो उसकी जो बॉर्डर सीमा होगी उस पर लग सकते हैं, बंदरगाह पे लग सकते हैं, ठीक है। सिंपल, क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया, ठीक है। आयात शुल्क आपने जान गया। क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि वन मृदा की दो विशेषताएं बताइए। अब वन मृदा की आपको दो विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी? तो देखिए पहला उत्तर लिखे है कि वन मृदा की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी निम्नलिखित है? तो पहला लिखिए इसकी विशेषता वन मृदा की कि नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों का होता है। कह रहा है कि नदी घाटियों में जो मृदा पाई जाती हैं यह दोमट पाई जाती हैं और सिल्टदार पाई जाती हैं, परंतु जब ऊपरी ढालों पर इनको देखेंगे तो इनकी जो मृदा होगी वो मोटे कड़ों होती हैं, या तो मोट कड़ों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह पहली आपका विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता यह है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में से अधिशिलिक तथा हार्मोन्स रहित होती हैं, ठीक है। हिमालय के हिम क्षेत्रों में यह अधिशिलिक तथा हार्मोन्स रहित होती हैं। यह वन मृदा की दो विशेषताएं हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, आपको यही लिखना है, दो विशेषताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, याद करके जाएंगे और याद रहा होगा पहले से, तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि इससे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, औद्योगिकरण में तेजी आएगी तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत ही ज्यादा हमसे पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय योजनाओं को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसलिए उद्देश्य था कि ये सब करने से हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होगा? विकास होगा, और औद्योगिकरण में तेजी आएगी, और शहरी अर्थव्यवस्थाओं में भी क्या होगा? विकास होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा इस स्लिप में आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह बोल रहा है आपसे कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं बताइए। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी? तो पहला कि रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो रोपड़ कृषि होती है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है। और दूसरा विशेषता कि इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस कृषि में अधिक पूंजी लगता है और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। ये दो विशेषताएं सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हैं, इसलिए मैं इसको लिखा दिया हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया कि रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट ये बोल रहा है आपसे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम बताइए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं और भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्र कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, ऊर्जा के पहले परंपरागत स्रोत देखेंगे किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? प्राचीन काल से ही कर रहे हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। इन स्रोतों में जैसे लकड़ी हुआ, पहले से इसका यूज किया जा रहा है, उपले हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत आदि सम्मिलित हैं। ये जो चीजें वो पहले से ही हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं, यही हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि दो क्षेत्रों के नाम भी बता दीजिए खनिज तेल के। तो भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र हैं। गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, असम हुआ, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यह प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए हमने जान लिया कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं वो भी जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि भारत में खनिज तेल के दो क्षेत्रों के नाम भी जान लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां था स्टूडेंट, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अब यहाँ हमने बहुविकल्पीय मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया आप लोगों को, अति लघु उत्तरीय बता दिया। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट इसको देख लेते हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहला आपका है बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा IMP, इसको तो तैयार करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो कह गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है कि संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो ये प्रश्न है ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, तो इसको तैयार करके जाना। अब पहले हेडिंग आपको डालना है संघवाद। अब हम जानेंगे संघवाद क्या होता है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। संघवाद जो है वो सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। संघवाद जो होता है वो सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ये तो आपका हुआ क्या, संघवाद में आपको लिख देना है। इसके बाद आपके संघवाद की प्रमुख विशेषताएं भी आपको लिखना है। हेडिंग आप डालिए कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है उसको भी हम पॉइंट वाइज जान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला देखिए विशेषता नोट कीजिए। पहला विशेषता यह है कि यहाँ सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। जो यहाँ सरकार होती है 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है, तो पहला विशेषता हो गया, ठीक है। और दूसरा विशेषता यह है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। पर कानून बनाने कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अलग अधिकार क्षेत्र होता है। कह रहा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, बट जो इनका कानून बनाने का तरीका है, उनका जो कर वसूलने का तरीका है, जो प्रशासन उनका चलाने का तरीका है, वो उनका जो क्षेत्र है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट ये तो दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता स्टूडेंट यह है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। विभिन्न स्तरों की जो सरकारें के अधिकार हैं, अधिकार के क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है, ठीक है स्टूडेंट। ये तीसरा आपका इसका प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो तीसरा आपने नोट कर लिया प्रमुख विशेषता। अब चौथा प्रमुख विशेषता इसका कहता है उसको भी जान लेते हैं। चौथा प्रमुख विशेषता स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। देखिए जो संविधान के मौलिक प्रावधान होती हैं उनको किसी एक स्तर की सरकार उसको कभी नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो दोनों सरकारों की सहमति रहेगी तभी वो चेंजिंग हो सकता है हमारे मौलिक प्रावधानों के जो संविधान होते हैं, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे प्रमुख विशेषता स्टूडेंट यह है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उनके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार उनको है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यह पांचवा इसका प्रमुख विशेषता मैंने बता दिया। तो देखिए पूछा था हमसे क्वेश्चन, देखिए पूछा हमसे यही था कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या। तो देखिए हमने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट संघवाद बता दिया कि संघवाद क्या होता है। यहाँ से संघवाद की प्रमुख विशेषताएं मैंने मोस्ट 5 विशेषता इसकी जो हाईलाइटेड है वो बता दिया हूँ, ठीक है। अब यह प्रश्न पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। यह प्रश्न जो पहला प्रश्न है यह पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन में पहला आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह अति लघु तरीका जो कि 4 नंबर का पूछा जाता है। कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं चलिए उसको नोट कीजिए। तो पहला है कि भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है।
यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। कह रहा है कि भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को यहाँ पे संरक्षण नहीं दिया गया, सबको समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, सभी धर्मों को समान माना गया है स्टूडेंट। ठीक है, यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे प्रावधान, पहला प्रावधान ये कहता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है प्रावधान इसका, कि धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया। कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी पे भेदभाव नहीं किया गया, किसी का भी मर्जी, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई जब जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें कि आप इसी धर्म को पालन कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है।